यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड शब्द है, ये सिर्फ एक एंथ्रोपोलॉजिकल ठप्पा नहीं है। तो मतलब ये कोई म्यूजियम पीस नहीं है? राइट? एकदम सही। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में इसे एक जीवित विरासत माना गया है। इसीलिए भारतीय संविधान के एक्ट 342 के तहत इन्हें एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक ढाल दी गई है। अच्छा, जैसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब का आधिकारिक दर्जा। ये एक्ट सिर्फ एक कानूनी परिभाषा नहीं है, बल्कि एक गारंटी है कि जो जमीन और परंपराएं इनकी पहचान है, उन्हें कोई बाहरी ताकत निगल न जाए। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब एक तरफ हमारे पास प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जैसी हजारों साल पुरानी विरासत है, और दूसरी तरफ एक्ट 342 जैसा एक आधुनिक संवैधानिक टूल है जो उसे सुरक्षित कर रहा है। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं है। हाँ, मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ के इस पूरे जनजातीय परिदृश्य में कुल 42 मुख्य जनजातीय समूह हैं, और वो आगे चलकर 161 उप समूह में बटे हुए हैं। हाँ, 42 मुख्य और 161 उपसमूह, ये एक बहुत ही विशाल और जटिल मैट्रिक्स है। बाप रे। तो ये पूरा ढांचा भौगोलिक रूप से काम कैसे करता है? मतलब अगर हम छत्तीसगढ़ के नक्शे पर इस महान जनजातीय मानचित्र को बिछाएं तो कौन कहाँ खड़ा नजर आता है? अब देखिए, इस पूरे मैट्रिक्स का दिल बस्तर में धड़कता है। बस्तर? हाँ, बस्तर। भूगोल और संस्कृति का जो संगम वहाँ है, वो सच में अद्वितीय है। इसे जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। जब आप बस्तर के भूगोल को देखते हैं ना, वहाँ की गहरी घाटियां, साल और सागौन के घने जंगल और इंद्रावती जैसी जटिल नदियां, तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक किले का निर्माण किया है। बिल्कुल, एक अभेद्य किला, प्राकृतिक किला। हाँ, ये बहुत सटीक वर्णन है। मतलब जब मैदानी इलाकों में बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, हाँ, तो इन जंगलों ने एक अदृश्य दीवार का काम किया। हाँ, जिसने उनकी संस्कृति को बाहरी हस्तक्षेप से बचाए रखा। लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो सरगुजा का क्षेत्र सबसे खड़ा दिखाई देता है। सही कहा। बस्तर अगर इस संस्कृति का आध्यात्मिक हृदय है, तो जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के मामले में सरगुजा सबसे बड़ा गढ़ है। अच्छा, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र सरगुजा है। हाँ, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए वो आधुनिक दुनिया से इन्हें जोड़ने का काम रायपुर के पास अटल नगर में होता है, जिसे नया रायपुर भी कहते हैं। राइट, नया रायपुर। वहाँ का जनजाति अनुसंधान केंद्र या ट्राइबल रिसर्च सेंटर वो पुल है जहां इन 161 उप समूहों की जटिलताओं को डिकोड किया जाता है और सहेजा भी जाता है। अब अगर मैं छत्तीसगढ़ को एक विशाल हाई स्कूल मान लूं, तो गोंड जनजाति वो सबसे बड़ा स्टूडेंट हाउस या क्लब है। ये तुलना बहुत अच्छी है, क्योंकि वे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है और उनकी सबसे अधिक 41 शाखाएं पूरे राज्य में फैली हुई हैं। बिल्कुल। आप इसे एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह भी देख सकते हैं। कैसे? खाने वहाँ की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। एकदम सही। अब अगर हम इस बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे बढ़े, तो हर जनजाति के पास अपना एक ऐसा चरम। बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो अबुझमाड़िया का नाम आता है। हाँ, जो नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में रहते हैं। यहाँ अबुझ शब्द का अर्थ ही है जिसे बूझा या समझा ना जा सके। बिल्कुल, और ये जो अबुझमाड़ का भूगोल है ना, यही इस पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। हाँ, ये इलाका इतना दुर्गम है कि प्रशासनिक मशीनरी के लिए भी वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वे लोग भौगोलिक रूप से इतने कटे हुए हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य वहां पहुंच ही नहीं पाता। तो मतलब उनकी अर्थव्यवस्था आज भी वनों पर ही निर्भर है। हाँ, काफी आदिम जीवन शैली है उनकी। और इसके ठीक विपरीत छोर पर उरांव जनजाति है, जो पूरे राज्य में सबसे साक्षर जनजाति है। हाँ, उरांव साक्षरता के शिखर पर है। लेकिन एक तरफ अबुझमाड़ का अलगाव और दूसरी तरफ उरांव का ये शिखर, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है धर्मांतरण। अच्छा। धर्मांतरण केवल आस्था का बदलाव नहीं था। जब मिशनरीज इन क्षेत्रों में आए तो उन्होंने सिर्फ प्रार्थना स्थल नहीं बनाए, बल्कि स्कूल, हॉस्टल और स्वास्थ्य केंद्र भी खोले। तो उरांव जनजाति ने इस शैक्षणिक ढांचे को तेजी से अपना लिया। बिल्कुल, जिससे वे आधुनिक दुनिया से संवाद करने में सक्षम हुए और साक्षरता में सबसे आगे निकल गए। और शिक्षा के बाद अगर हम संपन्नता पर आएं तो हल्बा या जिसे अल्बा भी कहते हैं, वो जनजाति सबसे ऊपर दिखाई देती है। हाँ, हल्बा आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न जनजाति है। और इसका सीधा कारण यह है कि उनका मुख्य कार्य कृषि है। वे स्थायी खेती करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। क्या? हल्बा जनजाति के लोग मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करते, और इसका कारण कबीरपंथी धर्मांतरण को माना जाता है। हाँ, कबीर पंथ ने उनके सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल दिया। अब देखिए, जब एक पूरा समुदाय शराब और अत्यधिक मांसाहार से दूर हो जाता है, तो उनके संसाधनों का उपयोग बदल जाता है। उनकी ऊर्जा अनुशासित हो जाती है। बिल्कुल, और इस सादगी ने उनके कृषि मॉडल के साथ मिलकर उन्हें इतना संपन्न बना दिया। अब तक तो चीजें एकदम लॉजिकल लग रही हैं। शिक्षा मिली तो साक्षर हुए, कृषि की तो संपन्न हुए। हाँ। लेकिन अब जो तथ्य है वो आधुनिक समाजशास्त्र को पूरी तरह पलट देता है। आप भतरा जनजाति की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति भतरा को माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से वे गोंडों के सेवक या भृत्य रहे हैं, और आज भी वे सेवा का ही कार्य करते हैं। रुको, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब भतरा जनजाति ऐतिहासिक रूप से सेवक रही है, फिर भी उन्हें सामाजिक रूप से उच्च माना जाता है। ये कैसे काम करता है? यही तो हमें अपनी आधुनिक और शहरी समझ को किनारे रखना होगा। अच्छा, कैसे? जनजातीय समाज में जो पदानुक्रम या हायरार्की है, वो अलग तरह से काम करती है। वो गौंड जनजाति ऐतिहासिक रूप से शासक वर्ग रही है, राजा रही है। हाँ। अब सोचिए, राजा के सबसे करीब कौन होता है? उसका भरोसेमंद सेवक। तो ये सेवक होने का मतलब किसी निचली जाति का होना नहीं है,
बल्कि सत्ता के सबसे करीब होना है। बिल्कुल। भतरा जनजाति गोंडों के व्यक्तिगत अनुष्ठानों में शामिल होती थी। राजा की सेवा करना वहां एक सम्मानजनक और शक्ति संपन्न दायित्व माना जाता था। ओ वाह। इसीलिए सेवक होने के बावजूद वे सामाजिक सीढ़ी में सबसे ऊपर बैठे हैं। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही अलग मॉडल है। चलिए अब एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर आते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीजी तरफ हलबा और उरांव आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ समूह इतने हाशिए पर हैं कि उनके अस्तित्व को बचाने के लिए सरकारों को एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ा। ये पीवीटीजी का दर्जा कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। जिनकी जनसंख्या घट रही है, साक्षरता न के बराबर है, और जो आज भी शिकार या कंदमूल पर निर्भर है। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कुल 7 समूह हैं। राइट, 7 समूह। इनमें से 5 को केंद्र सरकार ने घोषित किया है। हाँ, वो 5 है: अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा। और पहाड़ी कोरवा कोरवा जनजाति का ही एक उपसमूह है। सही कहा। और बाकी 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित है। हाँ, जमीनी हकीकत देखकर राज्य सरकार ने पंडो और भुंजिया को भी जोड़ दिया। हाँ, पंडो और भुंजिया। अब इनके विकास के लिए सिर्फ कागजों पर काम नहीं हुआ, उच्च विकास अभिकरण या डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई गई, और वो भी अलग अलग जगहों पर। हाँ, जैसे अबुझमाड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में है, बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम में, और बिलासपुर में बैगा और बिरहोर दोनों के लिए एक संयुक्त अभिकरण है। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर में है, और फिर जशपुर में पहाड़ी कोरवा और बिरहोर का संयुक्त अभिकरण है। हाँ, और कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में, पंडो के लिए अंबिकापुर में, और भुंजिया विकास अभिकरण रायपुर में है। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या हर जनजाति के लिए अलग अलग जिलों में स्पेसिफिक एजेंसी बनाने का मतलब ये है कि उनकी समस्याएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? एक केंद्रीय एजेंसी से काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल नहीं चल सकता था। अब देखिए, जशपुर के पहाड़ों में रहने वाले एक पहाड़ी कोरवा की चुनौतियां गरियाबंद के कमार से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। नारायणपुर के अबुझमाड़िया का संघर्ष भौगोलिक कलगांव का है, जबकि रायपुर के पास रहने वाले भुंजिया की चुनौती आधुनिक दुनिया से टकराव की हो सकती है। तो मतलब आप एक कमरे में बैठकर इन अलग अलग माइक्रो इकोसिस्टम्स के लिए नीतियां नहीं बना सकते। बिल्कुल, यही कारण है कि समाधान वहीं के भूगोल से निकले, इसलिए अभिकरण वहीं स्थापित किए गए। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। लेकिन इन जनजातियों का जीवन सिर्फ संघर्ष तक सीमित नहीं है। इनके पास अभिव्यक्ति का सबसे जीवंत तरीका है। आप उनके पारंपरिक नृत्यों की बात कर रहे हैं? हाँ, उनके नृत्य। चलिए संगीतमय यात्रा को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। आदिवासी जीवन में नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है, ये उनके जीवन की लय है, प्रकृति से संवाद है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुड़िया जनजाति की, जिन्हें सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध माना गया था। अब इनके नृत्यों को देखकर लगता है कि मुड़िया जनजाति का अपना खुद का एक पूरा डांसिंग यूनिवर्स है। हाँ, बिल्कुल। मुड़िया जनजाति में कक्सार, मांदरी, गेड़ी, बालतेर, घोड़लपारा और डुलकी पाटा नृत्य होते हैं। इतने सारे? हाँ, और इसमें से गेड़ी नृत्य बहुत अनूठा है। इसमें नर्तक बांस की लंबी डंडियों या स्टिल्ट्स पर खड़े होकर तेज लय पर नाचते हैं। बांस पर संतुलन बनाना, ये तो शारीरिक नियंत्रण का अद्भुत प्रदर्शन है। बिल्कुल। और फिर अगर हम दंडामी माड़िया जनजाति को देखें तो उनका प्रसिद्ध गौर नृत्य है। हाँ, गौर नृत्य। इसमें नर्तक जंगली भैंसे के सींगों से बना एक भारी मुकुट पहनते हैं। ये जानवर की शक्ति और जंगल की आदिम ऊर्जा को महसूस करने का एक तरीका है। बाप रे। इसके बाद मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। क्या? ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कर्मा नृत्य गोंड, बैगा, उरांव, भिंजवार और कमार जैसी कई अलग अलग जनजातियों में कॉमन है। क्या ये जनजातियों के बीच किसी प्राचीन सांस्कृतिक नेटवर्क का सबूत है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कर्मा नृत्य का केंद्र करम वृक्ष है। ये प्रकृति की पूजा, विशेषकर वर्षा ऋतु और अच्छी फसल का उत्सव है। अच्छा। तो भले ही गोंड, बैगा और उरांव अलग हैं, लेकिन वे एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जहां कृषि आधार है। कर्मा नृत्य वो धागा है जो इन सबको एक प्राकृतिक लय में बांधता है, एक तरह का इकोलॉजिकल नेटवर्क। यस। इसके अलावा गोंड जनजाति कर्मा के साथ सैला और फाग नृत्य भी करती है। और बैगा जनजाति में तो कर्मा के साथ बिल्मा, दशहरा, परघौनी, सैला और फाग नृत्य भी शामिल है। उरांव जनजाति कर्मा के अलावा सरहुल नृत्य करती है ना? हाँ, जो वसंत ऋतु और साल के पेड़ों पर फूल आने का उत्सव है। कमर जनजाति का बार नृत्य है। भूमिया बेगांव का अटारी नृत्य है। और धुरवा जनजाति डंडारी और परब नृत्य करती है। परजा जनजाति भी परब नृत्य करती है। कोरकू जनजाति के थापटी और ढांडल नृत्य हैं। और अबुझमाड़िया कक्सार नृत्य करते हैं। दोरला जनजाति का अपना दोरला नृत्य है। और कोल जनजाति कोल दहका नृत्य करती है। और वो भतरा जनजाति जिनके बारे में हमने बात की थी, वे डंडारी नृत्य करते हैं। और अंत में पहाड़ी कोरवा जनजाति का दमंच नृत्य। नृत्यों की ये सूची कोई साधारण नाम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर नृत्य किसी ऋतु, फसल, विवाह या शिकार से जुड़ा है। ये एक भाषा है जिसे समझने के लिए प्रकृति से जुड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव ने सच में हमारे नजरिए को बदल दिया है। हमने उन 42 मुख्य समूहों और गोंडों की 41 शाखाओं वाले उस विशाल बरगद के पेड़ से शुरुआत की थी,